ईरान के हमलों से इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। सेंट्रल इजराइल में दरअसल बताया जा रहा है कि ईरान जो हमले कर रहा है उसकी वजह से सेंट्रल इजराइल में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसमें तेल अवीव भी है, हाइफा भी है। और वहां पर ज्यादा नुकसान किस तरीके से किया जा रहा है? क्लस्टर बम के माध्यम से किया जा रहा है। मिसाइल के हिस्से गिरने से, क्लस्टर बम गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर होता है। अब तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या बन गई है। जो मध्य इजराइल है वहां पर, मध्य इजराइल हो, उत्तरी इजराइल हो, दक्षिणी इजराइल हो, हर तरफ ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। यहाँ पर खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आती हैं। यहाँ पर जो खड़े हुए लोग हैं वो डरे हुए नजर आते हैं और इस हमले की वजह से अच्छा खासा नुकसान वहां पर उठाना पड़ा है इजराइल को। ऐसा नहीं कि इजराइल में हमले नहीं हो रहे हैं, इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है तो आप ये गलत सोच रहे हैं। जरा ये गाड़ी की तस्वीर देख लीजिए, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ यहाँ पर जो लोग खड़े हुए वो दरअसल डरे हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जो भी गाड़ियां खड़ी हुई है वो पूरी तरीके से धराशायी नजर आती है। लोग अपने मोबाइल फोन कैमरे का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचा सके कि ईरान की तरफ से उनके घर पर भी बड़े हमले हो रहे हैं। और ये जो मिडिल इजराइल में हमला किया गया है क्लस्टर बम के माध्यम से, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। क्लस्टर बम या मिसाइल का हिस्सा गिरने की वजह से ये नुकसान हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। अब ये दो बड़ी खबरें हैं कि राजधानी तेहरान में एक बार फिर से धुआं उठता हुआ देखा गया है, यानी बड़ा हमला वहां पर हुआ है क्योंकि धुआं कई किलोमीटर ऊपर आसमान में उठता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ इजराइल में, सेंट्रल इजराइल में, मध्य इजराइल में कई जगह नुकसान की खबरें हैं। क्लस्टर बम या मिसाइल का हिस्सा जो गिरा है उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। ये ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और इस युद्ध को और ज्यादा खींचते जा रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे हथियार की जो यकीनन अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता है। हालांकि अभी तक जंग में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसके सटीक हमलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 1 किलोमीटर दूर से एक सिक्के में भी छेद कर सकता है। कौन सी वो मिसाइल है आपको दिखा देते हैं। अमेरिका ने युद्ध में अब तक अरबों डॉलर फूंक दिए। सबसे ज्यादा नुकसान डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स की बर्बादी से हुआ। दरअसल ईरान के कुछ लाख के ड्रोन अमेरिका की करोड़ों रुपए की मिसाइल्स को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा हथियार तैयार किया जो यकीनन ऐसी परिस्थिति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जो बेहद मामूली खर्च में ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर सकता है। ईरान के सस्ते कामिकाजी ड्रोन डोनाल्ड ट्रंप की सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरे। इराक जैसे ही अमेरिकी ठिकानों पर 20-30 हजार डॉलर के एक ड्रोन से हमला करता है तो उसे गिराने के लिए अमेरिका को लाखों करोड़ों डॉलर की थार्ड या पैट्रियट जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागनी पड़ती है। ब्रिटेन का ड्रैगन फायर लेजर हथियार युद्ध की तकनीक में बड़ा बदलाव ला सकता है, जो प्रकाश की गति से हमला करता है और इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये 1 किलोमीटर की दूरी से भी एक छोटे सिक्के को भेद सकता है। 50 किलोवाट की लेजर बीम के साथ ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले टारगेट को पलक झपकते ही पिघला देता है, जो इस महंगे थार्ड जैसे सिस्टम का एक बेहद किफायती और घातक विकल्प बनाता है। ब्रिटेन का ड्रैगन फायर एक लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन है। यह हथियार बारूद या मिसाइल की बजाय लाइट बीम का इस्तेमाल करता है। इसमें कोई पारंपरिक पेलोड नहीं होता है। इसमें 50 किलोवाट श्रेणी का एक हाई पावर लेजर बीम निकलती है। यह लेजर बीम कई फाइबर लेजर को एक साथ जोड़कर बनाई जाती है, जो लक्ष्य की सतह पर इतनी गर्मी पैदा करती है कि धातु पिघल जाती है और ड्रोन का ढांचा हवा में ही बिखर जाता है। ड्रैगन फायर प्रकाश की गति से हमला करता है, यानी जैसे ही लक्ष्य लॉक हुआ तो उससे बचने के लिए 1 मिलीसेकंड का भी समय नहीं मिलता। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले ड्रोन्स को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। ईरान के निशाने पर तेल अवीव शहर भी है, जहां से तस्वीरें आती है कि तेल अवीव को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इस बार ये बताया जा रहा है कि तेल अवीव में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला किया गया है। क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके डिफेंस सिस्टम ने सभी क्लस्टर बमों को इंटरसेप्ट करके उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन सभी क्लस्टर वॉरहेड को दरअसल गिरा पाना असंभव होता है। इसीलिए तो क्लस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उन बमों का इस्तेमाल किया जाता है कि आसमान में एक मिसाइल जाएगी, उसके आसपास इतने
ज्यादा विस्फोट फैलाने वाले क्लस्टर बम को छोड़ दिया जाएगा कि ये जिस भी जगह पर गिरेंगे उस जगह को भेद देंगे। और अब इन्हें अगर कोई ये कहे कि इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो इंटरसेप्टर नहीं समझ पाता है और इंटरसेप्टर को कंफ्यूज करने के लिए ही क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ और खबरें आ रही हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या ये खबर है। इजराइल लेबनान सीमा पर बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर से भारी दबाव देखने को मिल रहा है। ये इजराइल और लेबनान सीमा पर हो रहा है, जहां आईडीएफ बार बार कार्रवाई करती है। आईडीएफ ने बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं अतिरिक्त जवान। इजरायली डिफेंस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है। हिजबुल्लाह की ओर से रॉकेट अटैक लगातार यहां पर चल रहे हैं। इन्हें सबक सिखाने के लिए, यूं कहूं कि सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह को इजरायली डिफेंस फोर्स ने अभी भी वहां पर मिसाइल को दागना जारी रखा है। लेकिन इन सब के बीच में हिजबुल्लाह की ओर से भी रॉकेट जारी किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं रॉकेट से। अब रॉकेट अटैक अगर होंगे तो आईडीएफ को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आईडीएफ बॉर्डर पर तैनात है, उनके अतिरिक्त जवान वहां पर तैनात हैं। दक्षिणी लेबनान में, साउथ लेबनान में, आपको याद होगा बेरूत में कितना बड़ा धमाका किया गया था। एक पूरी जगह को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। ये कह पाना मुश्किल हो गया कि वहां पर कभी कोई रहता भी था। उसके हाल कुछ इस तरीके से हो गया। दो खबरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पर, वो क्लस्टर बमों से किया, तो उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स पर हो रहे हैं, लेकिन उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इन सब के बीच में अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में दोनों पक्षों को बेतहाशा नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन फायदा रूस को हो रहा है। यूक्रेन से जंग के दौरान रूस के नुकसान की भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब में अब आप ये सोच रहे होंगे कि इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच में रूस की एंट्री कैसे हुई और उसे फायदा कैसे हुआ। देखिए, साल 2026 दुनिया के लिए भले ही बुरा हो, लेकिन पुतिन की सफलता लेकर आया है। पिछले साल से अमेरिका यूरोप से दूर हो गया। इसके अलावा अमेरिका और रूस के बीच दूरियां कम हुई। ट्रंप वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड और ईरान के मुद्दे पर उलझे तो यूरोप की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि एक ओर तो अमेरिका यूरोप को अकेला छोड़ता दिखा और दूसरी ओर यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव भी बढ़ा। ट्रंप ने शांति समझौता नहीं हो पाने के लिए यूरोप को जिम्मेदार बताया। ईरान के मुद्दे पर रूस हमेशा से ईरान के साथ खड़ा दिखा, लेकिन इस युद्ध से रूस को फायदा हो गया। ट्रंप ने रूस के तेल पर से न केवल रोक हटाई, बल्कि दुनिया से रूस का तेल खरीदने की अपील भी की। लिहाजा समंदर में फंसे हुए रूस के तेल को ग्राहक मिलने लगे। और अब रूस को एक और बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रूस से जुड़े कुछ लोगों और कंपनियों पर लगी पाबंदियां हटा दी। इसे ईरान जंग के बीच बढ़ते तेल संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से जुड़े कुछ व्यक्तियों और कंपनियों को अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया। आधिकारिक तौर पर इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, लेकिन इसके पीछे तेल बाजार और युद्ध की रणनीति को बड़ा कारण माना जा रहा है। यूएस ट्रेजरी विभाग ने बताया कि रूसी नागरिक यूरी कोरजाविन और लीडिया कोरजाविना को प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया है। ये दोनों पहले एक रूसी लॉजिस्टिक कंपनी से जुड़े होने के कारण मई 2024 में प्रतिबंधित किए गए थे। अब अचानक इन पर से पाबंदी हटाना कई सवाल खड़े कर रहा है। खबरों के मुताबिक हंगरी के इमरे लास्लोस्की को भी लिस्ट से बाहर किया गया है, जो रूसी हंगेरियन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़े थे। इनके अलावा रूस को संवेदनशील सामान भेजने के आरोपी यूए की रिलायबल फ्रेट सर्विसेज कंपनी को भी राहत दिए जाने की खबर है। एक और पुतिन को अमेरिका की ओर से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में रूस का एक्शन जारी है। इस बीच यूक्रेन टेंशन में, क्योंकि रूस अब शांति वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमत नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा है, लेकिन क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल ऐसी किसी बैठक में शामिल नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के बीच संभावित त्रिपक्षीय वार्ता पहले ठप पड़ी हुई है। जाहिर है
कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग से पुतिन को बड़ा फायदा हुआ, उसका कारोबार एक बार फिर चमकने की उम्मीद जग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।